अध्याय 18 जन्मदिन के तोहफे। अगले दिन हैरी ने रॉन और हरमाइनी दोनों को ही विश्वास में लेते हुए बता दिया कि डंबलडोर ने उसे क्या काम सौंपा है। उसे ये बात दोनों को अलग अलग बतानी पड़ी, क्योंकि हरमाइनी अब भी रॉन के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह उसकी तरफ हिकारत से देखकर दूर चल देती थी। रॉन को लग रहा था कि हैरी को स्लगहॉर्न के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उसने नाश्ते के समय भुने हुए अंडों को कांटे से लहराते हुए कहा। तुम्हें किसी चीज के लिए इनकार नहीं करेंगे, है ना? वे काढ़े के अपने छोटे राजकुमार को कैसे इनकार कर सकते हैं? आज क्लास के बाद रुकना और उनसे पूछ लेना। बहरहाल हरमाइनी का विचार अलग था। अगर डंबलडोर उनसे वह चीज नहीं उगलवा पाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्लगहॉर्न असली घटना को छिपाने का संकल्प कर चुके हैं, उसने धीमी आवाज में कहा, जब वे ब्रेक के समय बर्फ भरे वीरान अहाते में खड़े थे। हॉरक्रक्स, हॉरक्रक्स, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। तुमने नहीं सुना? हैरी निराश हो गया। उसे उम्मीद थी कि हरमाइनी उसे ये बता देगी कि हॉर्क्रक्स क्या होता है। ये कोई बहुत उच्च स्तरीय शैतानी जादू होगा, वरना वोल्डेमॉर्ट इसके बारे में क्यों जानना चाहता? हैरी, मुझे लगता है कि जानकारी हासिल करना मुश्किल साबित होगा। तुम्हें इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि तुम स्लगहॉर्न से ये बात कैसे पूछते हो। कोई अच्छी सी योजना बना लो। रॉन कह रहा था कि मैं आज काढ़े की क्लास के बाद रुककर पूछ लूं। ओह, अच्छा, अगर वॉन वॉन ऐसा सोचता है तो फिर यही करना ठीक रहेगा, उसने गुस्से से कहा। आखिरकार वॉन वॉन की बुद्धि कब गलत साबित हुई है? हरमाइनी, क्या तुम इस बात को? नहीं, उसने गुस्से में कहा और धड़धड़ाती हुई चली गई। हैरी बर्फ में टकने तक धंसा हुआ अकेला रह गया। काढ़े की क्लास से इन दिनों काफी मुश्किल थी, क्योंकि हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक ही डेस्क पर बैठना पड़ता था। आज हरमाइनी ने अपनी कढ़ाई टेबल पर इस तरह से रखी ताकि वह अर्नी के करीब रहे। उसने हैरी और रॉन को नजरअंदाज कर दिया। हरमाइनी के तमतमाए चेहरे को देखकर रॉन ने हैरी से बुदबुदा कर कहा, तुमने क्या कर दिया? लेकिन इससे पहले कि हैरी जवाब दे पाए, स्लगहॉर्न ने विद्यार्थियों को खामोश रहने को कहा। शांत रहो, शांत रहो, प्लीज, जल्दी से, आज दोपहर बहुत काम करना है। गोल पैलेट का तीसरा नियम मुझे कौन बता सकता है? जाहिर है मिस ग्रेंजर बता सकती हैं। हरमाइनी ने पूरी तेजी से बता दिया। गोल पैलेट का तीसरा नियम बताता है कि मिश्रित जहर के लिए विषहर अलग अलग तत्वों के विषहरों के योग से अधिक शक्तिशाली होगा। बिल्कुल, स्लगहॉर्न मुस्कुरा कर बोले। गरुड़ द्वार को 10 पॉइंट। अब अगर हम गोल पैलेट के तीसरे नियम को सही मानते हैं, हैरी स्लगहॉर्न की बात मानने को तैयार था कि गोल पैलेट का तीसरा नियम सही था। हालांकि वह इसमें से कोई बात नहीं समझ पाया था। हरमाइनी के अलावा कोई और स्लगहॉर्न की अगली बात को भी नहीं समझ पाया, जिसका मतलब ये है कि अगर हम स्कॉर्पियन रेवेल स्पेल से काढ़े के तत्वों को सही पहचान भी लें, तब भी हमारा लक्ष्य अलग अलग तत्वों के विषय चुनने जितना आसान नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य तो उस अतिरिक्त पदार्थ को खोजना है जो लगभग जादुई ढंग से इन अलग अलग तत्वों को रूपांतरित कर देता है। रॉन हैरी के पास मुंह खोले बैठा था और उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की नई पुस्तक पर अनजाने में ड्राइंग बना रहा था। रॉन ये भूल जाता था कि अब उसे हर चीज खुद समझनी थी, क्योंकि अब हरमाइनी उसे मुसीबत से नहीं उबारेगी। और इसीलिए स्लगहॉर्न ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सभी आकर मेरी डेस्क से जहर की एक एक शीशी ले जाओ। तुम्हें क्लास के खत्म होने से पहले उसके भीतर के जहर का विषहर तैयार करना है, और अपने सुरक्षा दस्ताने पहनना मत भूलना। हरमाइनी अपनी डेस्क से उठकर स्लगहॉर्न की डेस्क तक आधी दूरी तक पहुंच चुकी थी। तब जाकर बाकी के विद्यार्थियों को यह एहसास हुआ कि उन्हें स्लगहॉर्न की डेस्क तक जाना था। और जब तक हैरी, रॉन और अर्नी टेबल पर लौटे, तब तक हरमाइनी अपनी शीशी के पदार्थ को अपनी कढ़ाई में डाल चुकी थी और उसके नीचे आग जला चुकी थी। हरमाइनी ने तनकर खड़े होते हुए उत्साह से कहा, हैरी, कितने अफसोस की बात है कि प्रिंस इस मामले में तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस बार सिद्धांतों को समझने की जरूरत पड़ेगी। कोई शॉर्टकट या धोखेबाजी नहीं चलेगी। छिड़कर हैरी ने उस जहर वाली शीशी का कॉर्क खोला जो उसने स्लगहॉर्न की डेस्क से उठाई थी। ये जहर गेहूं रंग का था। उसने उसे अपनी कढ़ाई में डाला और नीचे आग जला दी। उसे जरा भी पता नहीं था कि इसके बाद उसे क्या करना है। उसने रॉन की तरफ देखा, जो मुंह लटकाकर खड़ा था और अब तक हैरी ने जो भी किया था उसकी नकल कर चुका था। रॉन ने बुदबुदाकर हैरी से पूछा, तुम्हें यकीन है कि प्रिंस ने कोई टिप नहीं दी है? हैरी ने उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की पुस्तक निकाली और विषहरों वाले अध्याय को खोला। वहां गोल पैलेट का तीसरा नियम लिखा था, जिसे हरमाइनी ने शब्दशः दोहराया था, लेकिन प्रिंस की लिखाई में एक भी स्पष्टीकरण नहीं था कि इसका क्या मतलब होता है।
जाहिर है हरमाइनी की तरह ही प्रिंस को भी इसे समझने में जरा भी मुश्किल नहीं आई थी। कुछ नहीं है, हैरी ने उदास स्वर में कहा। हरमाइनी अब उत्साह से अपनी कढ़ाई पर छड़ी लहरा रही थी। दुर्भाग्य से वे उसके मंत्र की नकल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब वह अशाब्दिक मंत्रों में इतनी निपुण हो चुकी थी कि उसे जोर से शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहरहाल अर्नी मैकमिलन अपनी कढ़ाई पर स्पेशलिस्ट रवियोलो बुदबुदा रहा था, जो प्रभावशाली मंत्र लग रहा था। इसलिए हैरी और रॉन ने जल्दी से उसकी नकल कर ली। हैरी को यह एहसास होने में 5 मिनट लग गए कि क्लास के सर्वश्रेष्ठ काढ़ा बनाने वाली की उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होने वाली है। स्लगहॉर्न ने तहखाने में अपने पहले चक्कर में बड़े उम्मीद से उसकी कढ़ाई की तरफ देखा था और वे खुशी से चीखने के लिए तैयार थे, जैसा कि वे हमेशा करते थे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने खांसते हुए अपना सिर जल्दी से हटा लिया, क्योंकि उसमें से सड़े अंडे की बदबू आ रही थी। हरमाइनी बेहद संतुष्ट दिख रही थी। काढ़े की हर क्लास में हैरी के आगे निकलने से उसे बहुत चिढ़ होती थी। अब वह अपने जहर के रहस्यमय रूप से अलग अलग तत्वों को 10 अलग अलग शीशियों में डाल रही थी। इस चिढ़ भरे दृश्य को देखने से बचने के लिए हैरी हाफ ब्लड प्रिंस की पुस्तक पर झुका और उसने अनावश्यक तेजी से कुछ पन्ने पलटे और वहां पर विषहरों की एक लंबी सूची को काटते हुए लिखा था, बस एक बेजुआ उनके गले में ठूस दो। हैरी ने एक पल के लिए इन शब्दों को घूरा। क्या उसने बहुत पहले बीजुआ के बारे में नहीं सुना था? क्या स्नेप ने उनकी पहली काढ़े की क्लास में ये नहीं बताया था? बीजुआ एक पत्थर है जिसे बकरी के पेट से निकाला जाता है और ये ज्यादातर जहरों से बचाता है। यह गोल पैलेट की समस्या का जवाब नहीं था, और अगर स्नेप उनके टीचर होते तो हैरी ये करने की हिम्मत कभी नहीं करता। लेकिन ये दुस्साहसिक कदम उठाने का वक्त था। वह जल्दी से स्टोर की अलमारी तक गया और उसके भीतर टटोलने लगा। उसने यूनिकॉर्न के सींग और सूखी हुई जड़ियों के गुच्छे अलग हटाए। तब जाकर उसे सबसे पीछे एक छोटा सा बॉक्स मिला जिस पर लिखा था बीजुआ। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, स्लगहॉर्न ने घोषणा की, सभी लोग ध्यान दो, बस 2 मिनट बचे हैं। बॉक्स के अंदर आधा दर्जन सिकुड़ी हुई भूरी चीजें थीं, जो पत्थरों के बजाय सूखी किडनी जैसी लग रही थी। हैरी ने एक बीजुआ निकाला, बॉक्स को अलमारी में वापस रखा और जल्दी से अपनी कढ़ाई के पास लौट आया। समय खत्म, स्लगहॉर्न ने कहा। अच्छा, तो अब देखते हैं कि तुमने कैसा किया है। ब्लेज, तुमने क्या किया है? धीरे धीरे स्लगहॉर्न कमरे में चलते रहे और विभिन्न विषयों की जांच करते रहे। किसी का भी काम पूरा नहीं हुआ था। हालांकि स्लगहॉर्न के आने से पहले हरमाइनी अपनी शीशी में कुछ और पदार्थ डालने की कोशिश कर रही थी। रॉन ने पूरी तरह हार मान ली थी और वह अपनी कढ़ाई से उठते कसैले धुएं को ना सूंघने की कोशिश कर रहा था। हैरी अपने थोड़े पसीनेदार हाथ में बीजुआ दबाकर इंतजार कर रहा था। स्लगहॉर्न उनकी टेबल पर सबसे आखिर में पहुंचे। उन्होंने अर्नी के काढ़े को सूंघा और त्योरियां चढ़ाते हुए रॉन की कढ़ाई तक गए। वे रॉन की कढ़ाई के पास रुके नहीं, बल्कि जल्दी से पीछे हट गए। और तुम हैरी, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए क्या है? हैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर बेजुआ रखा था। स्लगहॉर्न ने उसकी तरफ पूरे 10 सेकंड तक देखा। हैरी को एक पल के लिए लगा कि कहीं वे उस पर चिल्लाने तो नहीं वाले हैं। फिर उन्होंने अपना सिर पीछे किया और अट्टहास करने लगे। इस लड़के की हिम्मत तो देखो, वे गूंजती आवाज में बोले और बीजुआ उनके हाथ में लेकर ऊपर उठाया ताकि पूरी क्लास उसे देख सके। ओह, तुम अपनी माँ जैसे हो। अच्छा, मैं नहीं कह सकता कि तुम गलत हो। बीजुआ निश्चित रूप से इन सभी कारणों का विषहर है। हरमाइनी का चेहरा पसीना पसीना था और उसकी नाक पर राख लगी थी। वह आग बबूला दिख रही थी। उसके अधूरे विषहर में 52 पदार्थ थे, जिनमें उसके खुद के बालों का गुच्छा भी शामिल था। उसका काढ़ा स्लगहॉर्न के पीछे उबल रहा था, लेकिन स्लगहॉर्न की आंखें तो बस हैरी पर टिकी थी। हरमाइनी ने दांत पीसते हुए हैरी से पूछा, और तुमने अपनी आप इस बेजुआ के बारे में सोच लिया है ना हैरी? हैरी के जवाब देने से पहले ही स्लगहॉर्न खुशी खुशी बोल पड़े, असली काढ़ा बनाने वाले को इसी तरह की स्वतंत्र कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसमें भी काढ़ा बनाने की नैसर्गिक समझ थी। निश्चित रूप से हैरी में ये प्रतिभा लिली से आई है। हाँ हैरी, हाँ, अगर तुम्हारे हाथ में बेजुआ है तो जाहिर है इससे काम हो जाएगा। लेकिन चूंकि यह हर जहर पर काम नहीं कर सकता और काफी दुर्लभ होता है, इसलिए विषहर बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। कमरे में एक ही व्यक्ति हरमाइनी से ज्यादा गुस्सा था और वह था मैलफॉय। हैरी को यह देखकर खुशी हुई कि उसने अपने ऊपर बिल्ली की उल्टी जैसी कोई चीज झलका ली थी। इससे पहले कि कोई भी इस बात पर आक्रोश व्यक्त कर सके कि हैरी बिना कुछ किए क्लास में सबसे अव्वल रहा था, घंटी बज गई।
अब सामान पैक करने का वक्त आ गया है, स्लगहॉर्न ने कहा, और विशुद्ध दुस्साहस के लिए गरुड़द्वार को 10 पॉइंट। वे अब भी हंसते हुए अपनी डेस्क के पीछे पहुंच गए। हैरी पीछे रुका रहा और अपने बैग को पैक करने में काफी देर लगाता रहा। ना तो रॉन ना ही हरमाइनी ने जाते समय उसे शुभकामना दी। दोनों थोड़े चिढ़े हुए दिख रहे थे। आखिरकार कमरे में सिर्फ हैरी और स्लगहॉर्न ही बचे थे। चलो हैरी, तुम्हें अगली क्लास के लिए देर हो जाएगी, स्लगहॉर्न ने प्यार से कहा और अपने ड्रैगन की खाल के ब्रीफकेस के सुनहरे कुंदे बंद किए। सर, हैरी को ऐसा करते समय वोल्डेमॉर्ट की बरबस याद आ गई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो मेरे प्यारे बच्चे, पूछो। सर, मैं सोच रहा था कि क्या आप हॉर्क्रक्स के बारे में जानते हैं? स्लगहॉर्न किसी मूर्ति की तरह स्थिर हो गए। उनका गोल चेहरा जैसे अपने आप अंदर धंस गया हो। उन्होंने अपने होठों पर जीभ फेरी और फिर भर्राई आवाज में बोले, तुमने क्या पूछा? सर, मैंने पूछा कि क्या आप हॉर्क्रक्स के बारे में जानते हैं? देखिए, स्लगहॉर्न फुसफुसा कर बोले, डंबलडोर ने तुम्हें इस काम पर लगाया है ना? उनकी आवाज अचानक पूरी तरह बदल गई थी। अब ये खुशनुमा नहीं, बल्कि सदमे और दहशत से भरी हुई थी। उन्होंने अपने सीने वाली जेब में हाथ डालकर एक रुमाल निकाला और उससे अपनी भौं पर आता पसीना पोंछा। स्लगहॉर्न ने पूछा, डंबलडोर ने तुम्हें वह याद दिखा दी है ना? हाँ, हैरी ने तत्काल फैसला करते हुए कहा कि सच बोलना ही सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, जाहिर है, स्लगहॉर्न ने धीरे से कहा। वे अब भी अपने सफेद चेहरे को पोंछ रहे थे। जाहिर है। अच्छा, अगर तुमने उस याद को देख लिया है हैरी, तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं हॉर्क्रक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने ड्रैगन के खाल वाला ब्रीफकेस उठाया और अपना रुमाल जेब में रखते हुए तेजी से तहखाने के दरवाजे की तरफ चल दिए। सर, हैरी ने हताशा में कहा, मुझे लगा था कि उस याद में और कुछ भी हो सकता है। तुम्हें ऐसा लगा था? स्लगहॉर्न ने कहा। तब तो तुम्हें गलत लगा था। बिल्कुल गलत। उन्होंने आखिरी शब्द गरजते हुए कहे और इससे पहले कि हैरी आगे कुछ बोल पाता, उन्होंने बाहर निकलकर तहखाने का दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। जब हैरी ने रॉन और हरमाइनी को इस नाकामयाब बातचीत के बारे में बताया, तो उनमें से किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखाई। हरमाइनी अब भी इस बात पर नाराज थी कि हैरी ने सही तरीके से काम किए बिना ही उसे हरा दिया था। रॉन को इस बात पर मलाल था कि हैरी ने उसे भी भेजुआ नहीं दिया था। हैरी चिढ़कर बोला, अगर हम दोनों ऐसा करते तो ये मूर्खतापूर्ण दिखता। देखो, मैं उन्हें नरम करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उनसे वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछ सकूं। ओह, तुम अब तो इसकी आदत डाल लो, उसने चिढ़कर कहा, जब रॉन वोल्डेमॉर्ट के नाम को सुनकर भय के कारण चौंका। अपनी असफलता और रॉन तथा हरमाइनी के रवैये से नाराज हैरी अगले कुछ दिन तक इस बारे में सोच विचार करता रहा कि स्लगहॉर्न के बारे में आगे क्या करे। उसने ये तय किया कि कुछ समय के लिए स्लगहॉर्न को ये समझने देना चाहिए कि वह हॉर्क्रक्स के बारे में सब कुछ भूल गया है। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि उन्हें सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाने के बाद ही उन पर हमला किया जाए। जब हैरी ने स्लगहॉर्न से दोबारा सवाल नहीं पूछा, तो वे पहले की तरह ही उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे और इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। हैरी इंतजार करता रहा कि वे उसे अपनी पार्टी में आने का आमंत्रण दे। वह इस बार उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहता था, भले ही उसे अपनी क्विडिच प्रैक्टिस किसी दूसरे दिन रखनी पड़े। बहरहाल, दुर्भाग्य से उसे ऐसा कोई आमंत्रण नहीं मिला। हैरी ने हरमाइनी और जिनी से पूछा, उनमें से किसी को भी आमंत्रण नहीं मिला था और जहां तक वे जानती थीं, किसी और को भी नहीं मिला था। हैरी सोचने लगा कि इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि स्लगहॉर्न जितने भुलक्कड़ दिखते हैं उतने हैं नहीं। वे हैरी को सवाल पूछने का अतिरिक्त मौका नहीं देना चाहते थे। इस दौरान हॉगवर्ट्स की लाइब्रेरी ने हरमाइनी को पहली बार धोखा दिया। इससे उसे इतना सदमा लगा कि वह ये भूल ही गई कि वह बीजुआ वाली बात पर हैरी से नाराज थी। मुझे हॉर्क्रक्स के बारे में एक भी स्पष्टीकरण नहीं मिला, उसने हैरी को बताया। एक भी नहीं। मैंने पूरा प्रतिबंधित खंड छान मारा और सबसे भयंकर पुस्तकें भी, जो सबसे विभत्स काड़े बनाने के तरीके बताती हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सबसे बुरा जादू पुस्तक की प्रस्तावना में मुझे बस इतना मिला है कि सुनो, हॉर्क्रक्स जादुई आविष्कारों में सबसे शैतानी चीज है, इसलिए उसके बारे में हम ना तो कुछ कहेंगे ना ही निर्देश देंगे। मेरा मतलब है, तो फिर इसका जिक्र ही क्यों किया, उसने अधीरता से कहा और पुरानी किताब को बंद कर दिया। किताब से एक भूतहा चीख निकली। ओह, चुप रहो, उसने कहा और किताब अपने बैग में ठूस ली।
फरवरी के आने पर स्कूल के चारों तरफ जमा बर्फ पिघल गई और उसकी जगह भयंकर गीलापन आ गया। बैंगनी भूरे बादल आसमान से उतरकर महल के करीब आ गए और लगातार बारिश होने से घास पर कीचड़ भरी फिसलन हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि सिक्स्थ ईयर का पहला अंतर्ध्यान प्रशिक्षण मैदान के बजाय बड़े हॉल में हुआ। ये प्रशिक्षण शनिवार की सुबह को रखा गया था ताकि किसी की क्लास न छूटे। जब हैरी और हरमाइनी हॉल में आए, रॉन लेवेंडर के साथ पहले ही आ चुका था, तो उन्होंने देखा कि टेबलें गायब हो चुकी थीं। बारिश ऊंची खिड़कियों से टकरा रही थी और जादुई छत उनके ऊपर स्याही ढंग से घुमड़ रही थी। वहां पर चारों हाउसों के प्रमुख खड़े थे, प्रोफेसर मैकगोनागल, स्नेप, फिल्टविक और स्प्राउट। उनके अलावा एक नाटा जादूगर भी था, जिसके सामने सभी विद्यार्थी खड़े हो गए। नाटा जादूगर मंत्रालय का अंतर्ध्यान प्रशिक्षक था। वह अजीब तरीके से बेनूर था। उसकी भौहें पारदर्शी थीं, उसके बाल पतले थे और उसका शरीर बहुत हल्का दिख रहा था, जैसे तेज हवा का झोंका उसे दूर उड़ा ले जा सकता हो। हैरी ने सोचा कि कहीं लगातार अंतर्ध्यान होने और प्रकट होने के कारण ही तो उसका शरीर कमजोर नहीं हो गया था, या फिर कहीं अंतर्ध्यान होने के लिए कमजोर शरीर का होना जरूरी तो नहीं था। जब सभी विद्यार्थी आ गए और हाउस प्रमुखों ने उन्हें शांत कर दिया, तो मंत्रालय का जादूगर बोला, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विल्की टाइक्रॉस है और मैं अगले 12 सप्ताह तक आपका मंत्रालय द्वारा भेजा अंतर्ध्यान प्रशिक्षक रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस दौरान मैं आपको अंतर्ध्यान परीक्षण के लिए तैयार कर दूंगा। मैलफॉय, चुप रहो और ध्यान दो, प्रोफेसर मैकगोनागल ने जोर से कहा। सबने मुड़कर देखा। मैलफॉय का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। वह क्रैब से किसी बात पर फुसफुसाकर बहस कर रहा था। जब मैकगोनागल की फटकार सुनकर वह क्रैब से दूर हटा तो बहुत नाराज दिख रहा था। हैरी ने जल्दी से स्नेप की तरफ देखा। वे भी थोड़े चिढ़े हुए लग रहे थे। हैरी को पक्का यकीन था कि वे मैलफॉय की बदतमीजी के कारण नहीं चिढ़े थे, बल्कि इस कारण चिढ़े थे क्योंकि मैकगोनागल ने उनके हाउस के किसी विद्यार्थी को डांट दिया था। तब तक आप में से ज्यादातर लोग अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, टाइक्रॉस ने आगे कहा, जैसे बीच में कोई व्यवधान आया ही ना हो। जैसा आप जानते होंगे, हॉगवर्ट्स के भीतर अंतर्ध्यान या प्रकट होना आमतौर पर संभव नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कर सके, इसलिए हेडमास्टर ने अंतर्ध्यान व प्रकट होने को रोकने वाला सम्मोहन बड़े हॉल के भीतर से 1 घंटे के लिए हटा दिया है। आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि आप इस हॉल की दीवारों के बाहर अंतर्ध्यान नहीं हो पाएंगे और ऐसी कोशिश करना समझदारी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि अब आप सब इस तरह खड़े हो जाएं ताकि आपके सामने 5 फुट खाली जगह रहे। हड़बड़ी और धक्का मुक्की होने लगी जब विद्यार्थी दूर होते समय एक दूसरे से टकराए और बाकियों को अपनी जगह से हटने के आदेश देने लगे। हाउसों के प्रमुख विद्यार्थियों के बीच जाकर उन्हें खड़ा करने लगे और बहस रोकने लगे। हरमाइनी ने पूछा, हैरी, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन हैरी ने जवाब नहीं दिया। वह तेजी से भीड़ के बीच से जा रहा था। वह उस जगह के पार निकला जहां प्रोफेसर फेल्टविक चील खात के कुछ विद्यार्थियों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। दिक्कत यह थी कि वे सभी सामने वाली लाइन में रहना चाहते थे। फिर वह प्रोफेसर स्प्राउट के पास से गुजरा, जो मेहनतकश वालों को लाइन में खड़ा कर रही थी। अर्नी मैकमिलन के पीछे से निकलते हुए उसने खुद को भीड़ के सबसे पीछे कर लिया। अब वह मैलफॉय के ठीक पीछे खड़ा था। मैलफॉय सामान्य उथल पुथल का लाभ लेते हुए क्रैब के साथ दोबारा बातचीत करने लगा था। क्रैब मैलफॉय से 5 फुट दूर खड़ा था और बगावत पर उतारू दिख रहा था। मुझे नहीं पता कि और कितना वक्त लगेगा, ठीक है? मैलफॉय ने क्रैब से कहा। उसे ये मालूम नहीं था कि हैरी उसके पीछे खड़ा था। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा समय लग रहा है। क्रैब ने अपना मुंह खोला, लेकिन मैलफॉय ने अंदाजा लगा लिया कि वह क्या कहने वाला है। देखो, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्रैब, तुम और गोयल बस उतना ही करो जितना तुमसे कहा जाए। तुम बस चुपचाप पहरा दो। अगर मैं अपने दोस्तों से पहरा दिलवाना चाहता तो मैं उन्हें बता देता कि मैं क्या कर रहा हूँ, हैरी ने इतनी जोर से कहा ताकि मैलफॉय उसकी बात सुन ले। मैलफॉय तेजी से घूमा और उसका हाथ अपनी छड़ी पर पहुंच गया, लेकिन उसी समय चारों हाउसों के प्रमुख चिल्लाए, शांत! दोबारा खामोशी छा गई। मैलफॉय धीरे से सामने की तरफ घूम गया। धन्यवाद, टाइक्रॉस ने कहा। अब उन्होंने अपनी छड़ी लहराई। अचानक हर विद्यार्थी के सामने फर्श पर पुराने जमाने का लकड़ी का एक एक छल्ला आ गया। अंतर्ध्यान होते समय 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होती हैं, टाइक्रॉस ने कहा। गंतव्य स्थल, संकल्प, एकाग्रता। उन्होंने आगे कहा, पहला कदम,
अपने मस्तिष्क को दृढ़ता से उस गंतव्य स्थल पर केंद्रित करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। इस समय तुम अपने सामने वाले छल्ले के भीतर ध्यान केंद्रित करो। सभी ने कनखियों से इधर-उधर देखकर ये जांच की कि बाकी सभी अपने छल्लों की तरफ देख रहे हैं या नहीं। फिर वे कहे अनुसार अपने छल्ले की तरफ देखने लगे। हैरी ने अपने छल्ले के भीतर के धूल भरे फर्श को देखा और बाकी किसी चीज के बारे में न सोचने की कोशिश की। ये असंभव था, क्योंकि वह इस बात पर चकरा रहा था कि मैल्फॉय ऐसा कौन सा काम कर रहा था जो उसे पहरेदारों की जरूरत थी। दूसरा कदम, टाइक्रॉस ने कहा, यह संकल्प करो कि तुम उस जगह पर जाना चाहते हो। उस जगह पर पहुंचने की इच्छा को मस्तिष्क से अपने शरीर के कण कण तक पहुंचाओ। हैरी ने चोरी से चारों तरफ देखा। उसकी बाईं तरफ अर्नी मैकमिलन अपने छल्ले पर इतनी जमकर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह क्विडिच की बड़ी गेंद तूफान जितने बड़े अंडे को शरीर से निकालना चाहता हो। हैरी ने अपनी हंसी रोकी और जल्दी से अपनी निगाह अपने छल्ले पर डाली। तीसरा कदम, टाइक्रॉस ने कहा, अपनी जगह पर घूमना, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं आदेश दूं। 3 की गिनती पर निराकार को महसूस करते हुए एकाग्रता के साथ बढ़ना। 1। हैरी ने एक बार फिर मुड़कर देखा। बहुत से विद्यार्थी इतनी जल्दी अंतर ध्यान होने के आग्रह पर दहशत में आ गए थे। 2। हैरी ने अपने विचारों को दोबारा अपने छल्ले पर केंद्रित करने की कोशिश की। वह अब तक भूल चुका था कि उसे कौन सी 3 बातें याद रखनी थी। 3। हैरी अपनी जगह पर घूमा। उसका संतुलन गड़बड़ा गया और वह गिरते गिरते बचा। ऐसा सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ था। पूरे हॉल में अचानक बहुत सारे विद्यार्थी लड़खड़ा गए थे। नेविल तो अपनी पीठ के बल गिर चुका था। दूसरी तरफ अर्नी मैकमिलन एड़ियों के बल घूमकर छलांग मारकर अपने छल्ले में पहुंच गया। वह एक पल के लिए रोमांचित दिखने लगा, लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि डीन थॉमस उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइक्रॉस ने कहा, जिन्हें इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी नहीं थी। अपने छल्लों को दोबारा ठीक कर लो और अपनी पुरानी जगह पर लौट जाओ। दूसरी कोशिश भी पहली कोशिश से ज्यादा अच्छी नहीं रही। तीसरी भी उतनी ही बुरी थी। चौथी कोशिश तक कोई रोमांचक घटना नहीं हुई। उस कोशिश के दौरान एक दर्द भरी भयंकर चीख सुनाई दी। सभी लोग दहशत में मुड़कर देखने लगे। मेहनतकश हाउस की सूजन बोन्स अपने छल्ले में एक पैर से उछल रही थी और उसका बायां पैर 5 फुट दूर उसी जगह पर रह गया था जहां वह पहले खड़ी थी। हाउसों के प्रमुख सूजन बोन्स के पास गए। एक तेज धमाका हुआ, बैंगनी धुआं निकला, जिसके बाद सूजन सुबकने लगी। उसका पैर तो जुड़ गया था, लेकिन वह आतंकित लग रही थी। विल्की टाइक्रॉस ने भावहीनता से कहा, विभक्तिकरण या शरीर के अंगों का अलगाव तब होता है जब मस्तिष्क पर्याप्त एकाग्र नहीं होता है। आपको पूरी तरह अपने गंतव्य स्थल पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना जल्दबाजी के एकाग्रता से बढ़ना है। ऐसे टाइक्रॉस आगे बढ़े, उसी जगह पर अपनी बाहें फैलाकर गोल घूमे और अंतर्ध्यान होकर हॉल के पीछे वाले हिस्से में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, 3 सूत्रों को याद रखो और दोबारा कोशिश करो। 1, 2, 3। लेकिन 1 घंटे बाद भी सूजन के विभक्तिकरण से ज्यादा रोचक और कोई घटना नहीं हुई। टाइक्रॉस हताश नहीं दिख रहे थे। अपने चोगे को गले पर कसते हुए वे बोले, अगले शनिवार को मिलते हैं और 3 सूत्रों को मत भूलना। गंतव्य स्थल, संकल्प, एकाग्रता। इसके साथ ही उन्होंने अपनी छड़ी लहराई और छल्ले गायब हो गए। फिर वे प्रोफेसर मैगोनिगल के साथ हॉल से बाहर चले गए। तत्काल बातचीत होने लगी और विद्यार्थी प्रवेश हॉल की तरफ बढ़ने लगे। तुमने कैसा किया? रॉन ने जल्दी से हैरी की तरफ आते हुए कहा। मुझे लगता है कि आखिरी कोशिश में मुझे कुछ महसूस हुआ था। मेरे पैरों में झुनझुनी जैसा एहसास हो रहा था। वॉन वॉन, मुझे लगता है कि तुम्हारे जूते छोटे हो गए हैं। उसके पीछे से एक आवाज आई और हरमाइनी मुस्कुराते हुए पास से गुजर गई। मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, हैरी ने हरमाइनी के ताने को नजरअंदाज करते हुए कहा। लेकिन मुझे अभी इसकी परवाह भी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें परवाह नहीं है? तुम अंतर्ध्यान होना नहीं सीखना चाहते हो? रॉन ने हैरानी से पूछा। हैरी बोला, दरअसल मुझे उसकी चिंता ज्यादा नहीं है। मुझे झाड़ू पर उड़ना ज्यादा पसंद है। फिर उसने मुड़कर पीछे देखा कि मैल्फॉय कहाँ था। प्रवेश हॉल में पहुंचकर हैरी तेजी से चलने लगा और रॉन से बोला, जल्दी चलो, मुझे कुछ कहना है। हैरान रॉन हैरी के पीछे पीछे लगभग दौड़ता हुआ गरुड़द्वार टावर पहुंचा। पीप्स के कारण उन्हें थोड़ी देर हो गई, जिसने चौथी मंजिल पर एक दरवाजा बंद कर दिया था। पीप्स हर आने वाले से कह रहा था कि वह उन्हें तभी गुजरने देगा
जब वे अपने पैंट में आग लगा लेंगे। हैरी और रॉन मुड़कर दूसरे रास्ते से चल दिए। वे अपने विश्वसनीय शॉर्टकट से होते हुए 5 मिनट के भीतर तस्वीर के छेद से होते हुए अंदर पहुंच गए। रॉन ने थोड़ा हाँफते हुए पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम क्या करना चाहते हो? ऊपर चलो, हैरी ने कहा, और वह हॉल को पार करता हुआ उस दरवाजे की तरफ चल दिया जो लड़कों के कमरे की सीढ़ियों तक जाता था। जैसे कि हैरी को उम्मीद थी, उनका कमरा खाली था। उसने अपना संदूक खोला और उसमें कुछ खोजने लगा, जबकि रॉन अधीरता से देखता रहा। हैरी, मैल्फॉय क्रैब और गोयल से पहरेदारी करवाना चाहता है। वह अभी क्रैब से इस बारे में बहस कर रहा था। मैं जानना चाहता हूँ। आहा! उसे वह चीज मिल गई जिसे वह खोज रहा था। खाली चरम पत्र का तह किया हुआ चौकोर टुकड़ा। उसने इसे खोला और अपनी छड़ी की नोक से थपथपाया। मैं कसम खाता हूँ कि जो भी कहूंगा झूठ कहूंगा और झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तत्काल चरम पत्र की सतह पर हॉगवर्ट्स का नक्शा उभर आया। यहाँ महल की हर मंजिल का पूरा नक्शा था। इसमें छोटे छोटे काले बिंदु हिल रहे थे, जिन पर महल में रहने वाले हर व्यक्ति के नाम के लेबल लगे थे। हैरी ने रॉन से कहा, मैल्फॉय को खोजने में मेरी मदद करो। उसने नक्शा अपने बिस्तर पर रख दिया। फिर वह और रॉन उसमें झुककर खोजने लगे। वह रहा, रॉन ने 1 मिनट बाद कहा। देखो, वह नागशक्ति के हॉल में है, पार्किंसन, जेबिनी, क्रैब और गोयल के साथ। हैरी ने भी निराशा से नक्शे की तरफ देखा, लेकिन फिर जोश में आ गया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं आगे से उस पर नजर रखूंगा। जिस पल मैं उसे कहीं पर मंडराता हुआ देखूंगा और क्रैब तथा गोयल को बाहर पहरेदारी करते हुए देखूंगा, मैं तत्काल अदृश्य चोगा पहनकर ये पता लगाने चला जाऊंगा कि वह क्या कर। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि नेविल आ गया था। उसके पास से कपड़ा जलने की तेज बदबू आ रही थी। वह अपने संदूक में नया पेंट खोजने लगा। मैल्फॉय को पकड़ने के संकल्प के बावजूद हैरी को 2 सप्ताह तक कोई सफलता नहीं मिली। हालांकि उसने नक्शे को बार बार देखा। कई बार तो वह इसे देखने के लिए क्लासों के बीच में अनावश्यक रूप से बाथरूम तक गया, लेकिन एक बार भी मैल्फॉय कहीं पर संदिग्ध स्थिति में नहीं दिखा। वैसे उसने ये जरूर देखा कि क्रैब और गोयल सामान्य से ज्यादा बार महल में अकेले घूम रहे थे। कई बार तो वे वीरान गलियारों में स्थिर खड़े दिख रहे थे, लेकिन इस दौरान मैल्फॉय उनके आसपास कहीं नहीं था। वह इस नक्शे में नहीं दिख रहा था। ये बहुत रहस्यमय और अजीब था। हैरी ने इस संभावना पर विचार किया कि मैल्फॉय कहीं स्कूल से बाहर तो नहीं जा रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वह ऐसा कैसे कर रहा होगा, क्योंकि अब महल के भीतर सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम थे। उसे बस यही लगा कि शायद वह नक्शे पर दिखने वाले सैकड़ों छोटे काले बिंदुओं के बीच मैल्फॉय को नहीं देख पाया होगा। मैल्फॉय, क्रैब और गोयल आमतौर पर एक साथ रहते थे, लेकिन अब वे अलग अलग दिख रहे थे। हैरी ने सोचा कि बड़े होने पर इस तरह की बातें अक्सर होती हैं। फिर उसने दुखी मन से सोचा कि रॉन और हरमाइनी इस बात का जीता जागता सबूत हैं। फरवरी मार्च में बदल गया, लेकिन मौसम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बस गीलेपन के कारण मौसम हवादार हो गया। सभी हाउसों के हॉल में एक नोटिस लग गया कि हॉग्समीड की अगली यात्रा रद्द कर दी गई है। सभी इस बात से नाराज थे। रॉन तो आग बबूला हो गया। ये मेरे जन्मदिन पर थी, उसने कहा। मैं वहां जाने के लिए बेताब था। वैसे इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं है ना? हैरी ने कहा। केटी के साथ जो हुआ था उसके बाद। केटी अब भी सेंट मंगोस से नहीं लौटी थी। यही नहीं, दैनिक जादूगर में कई और लोगों के गायब होने की खबर छपी थी, जिनमें से कई हॉगवर्ट्स में पढ़ रहे विद्यार्थियों के रिश्तेदार थे। लेकिन अब मुझे उस मूर्खतापूर्ण अंतर्ध्यान प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा, रॉन ने चिढ़कर कहा। जन्मदिन का बहुत अच्छा तोहफा है। 3 क्लासों के बाद भी अंतर्ध्यान होना पहले जितना ही मुश्किल साबित हो रहा था। हालांकि कुछ और लोग विभक्त होने में कामयाब हो गए थे। कुंठा बहुत ज्यादा थी और विल्की टाइक्रॉस तथा उनके 3 सूत्रों के प्रति काफी दुर्भावना थी। उनके बताए सूत्रों के कई मजाकिया संस्करण भी लोकप्रिय हो गए थे, जिनमें सबसे शालीन संस्करण कुत्ते जैसी सांस और गोबर भरा सिर थे। हैप्पी बर्थडे रॉन, हैरी ने कहा, जब 1 मार्च को सीमस और डीन ने नाश्ते के लिए जाते समय शोर शराबा करके उन्हें जगा दिया। तोहफा लो। उसने रॉन के बिस्तर पर एक पैकेट उछाल दिया, जहां कई और तोहफे रखे थे। हैरी ने अनुमान लगा लिया कि उन तोहफों को रात में घरेलू जिन्नों ने पहुंचाया होगा। रॉन ने उनींदी आवाज में कहा, धन्यवाद। जब रॉन अपने तोहफे खोलने लगा, तो हैरी अपने बिस्तर से उठा और अपना संदूक खोलकर उसमें नक्शा खोजने लगा, जिसे वह पहले इस्तेमाल करने के बाद छिपा देता था। संदूक का आधा सामान बाहर निकालने के बाद नक्शा उस मोजे के नीचे छिपा मिला,
जिसमें उसने खुशकिस्मती गाड़ी की शीशी छिपा रखी थी। वह बुदबुदाया। ठीक है। फिर वह नक्शे को अपने पलंग पर ले गया और उसे धीरे से ठोक कर बुदबुदाया। मैं कसम खाता हूँ कि जो भी कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। उसने ये बात धीरे से कही थी ताकि नेविल इसे ना सुन पाए, जो इस वक्त उसके पलंग के पैताने के पास से गुजर रहा था। बहुत बढ़िया हैरी, रॉन ने उत्साह से कहा और क्विडिच कीपर के उन नए दस्तानों को लहराया जो हैरी ने उसे दिए थे। कोई बात नहीं, हैरी ने बेध्यानी से कहा जब उसने नागशक्ति के हॉल में मैलफॉय को खोजा। सुनो, मुझे नहीं लगता कि वह अपने बिस्तर पर है। रॉन ने जवाब नहीं दिया। वह तोहफे खोलने में काफी व्यस्त था। बीच बीच में वह खुशी की आवाजें निकालता जा रहा था। सच्ची, इस साल बहुत अच्छे तोहफे मिले हैं, उसने घोषणा की और सोने की एक भारी घड़ी निकाली जिसके किनारों पर अजीब से प्रतीक बने थे और कांटों के बजाय छोटे छोटे सितारे हिल रहे थे। देखो, मम्मी डैडी ने मुझे क्या दिया है। ओह, मुझे लगता है कि मैं अगले साल बालिग भी हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, हैरी बुदबुदाया और घड़ी पर एक नजर डालने के बाद नक्शे को ज्यादा गौर से देखने लगा। मैल्फॉय कहाँ था? वह बड़े हॉल में नागशक्ति की टेबल पर नाश्ता नहीं कर रहा था। वह स्नेप के आसपास भी नहीं था जो अपनी स्टडी में बैठे हुए थे। वह किसी बाथरूम या अस्पताल में भी नहीं था। रॉन ने चॉकलेट कढ़ाइयों का एक बॉक्स हैरी की तरफ बढ़ाते हुए भारी आवाज में पूछा। लोगे? नहीं धन्यवाद, हैरी ने ऊपर देखते हुए कहा। मैल्फॉय दोबारा गायब हो गया है। हो ही नहीं सकता, रॉन ने कहा और कपड़े पहनने के लिए पलंग से उतरते समय दूसरी चॉकलेट कढ़ाई अपने मुंह में ठूस ली। चलो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हें भूखे पेट ही अंतर्ध्यान होना पड़ेगा। वैसे शायद इससे अंतर्ध्यान होना ज्यादा आसान हो जाएगा। रॉन ने कुछ सोचते हुए चॉकलेट कढ़ाइयों के बॉक्स को देखा और फिर कंधे उचकाकर तीसरी भी खा ली। हैरी नक्शे को अपनी छड़ी से ठोक कर बुदबुदाया। उलझन सुलझन। हालांकि उसकी उलझन नहीं सुलझी थी। फिर उसने कपड़े पहने और जमकर सोचने लगा। मैल्फॉय के बीच बीच में गायब होने का कोई तो कारण होना चाहिए, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो सकता है। इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका उसका पीछा करना था, लेकिन अदृश्य चोगा होने के बावजूद ये विचार व्यवहारिक नहीं था। उसे क्लासों, क्विडिच प्रैक्टिस, होमवर्क और अंतर्ध्यान पर भी ध्यान देना था। वह स्कूल में पूरे दिन मैल्फॉय के पीछे पीछे नहीं घूम सकता था, वरना उसकी अनुपस्थिति पर लोगों का ध्यान जरूर चला जाएगा। तैयार हो? उसने रॉन से कहा। वह गलियारे के दरवाजे तक आधी दूरी तक चला गया था। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि रॉन हिला भी नहीं था। वह अब भी अपने बिस्तर पर झुका हुआ था और बारिश से नहाई खिड़की के बाहर अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। रॉन, नाश्ता करने चलो। मुझे भूख नहीं है, हैरी ने उसकी तरफ घूरा। अभी तुमने ही तो कहा था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नीचे चलता हूँ, रॉन ने आह भरते हुए कहा। लेकिन मैं कुछ खाना नहीं चाहता। हैरी ने संदेह से उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा। तुमने अभी अभी चॉकलेट कढ़ाइयों का आधा बॉक्स खा लिया है, इसलिए भूख नहीं लग रही होगी, है ना? ऐसी बात नहीं है, रॉन ने दोबारा आह भरी। तुम तुम नहीं समझोगे। सही कहा, हैरी ने कहा, हालांकि वह चकरा गया था। फिर वह दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। हैरी, रॉन ने अचानक कहा। क्या? हैरी, मैं इसे नहीं झेल सकता। तुम क्या नहीं झेल सकते? हैरी ने कहा, जो अब निश्चित रूप से दहशत में दिख रहा था। रॉन का चेहरा थोड़ा पीला था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी होने वाली हो। रॉन ने भर्राई आवाज में कहा, मैं उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। हैरी ने मुंह फाड़कर उसकी तरफ देखा। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी और उसे यकीन नहीं था कि वह ऐसे सुनना चाहता था। हालांकि वे दोस्त थे, लेकिन अगर रॉन लेवेंडर को लैब लैब बोलने लगेगा तो उसे दखल देना पड़ेगा। उसका नाश्ता नहीं करने से क्या संबंध है? हैरी ने इस मामले में सामान्य बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी मोहब्बत का पता भी है, रॉन ने हताशा भरी मुद्रा में कहा। हैरी ने चकराते हुए कहा, उसे निश्चित रूप से तुम्हारी मोहब्बत का पता है। वह तुम्हें पूरे दिन चूमती जो रहती है ना? रॉन ने पलके मिचमिचाते हुए कहा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हैरी ने कहा और उसे ये एहसास हुआ कि ये बातचीत बेसिर पैर की हो रही है। रोमेल्डा वेन, रॉन ने धीरे से कहा और इस नाम से उसके चेहरे पर चमक आ गई जैसे धूप खिल गई हो। उन्होंने लगभग एक पूरे मिनट तक एक दूसरे को देखा। फिर हैरी बोला, मजाक मत करो, समझे? तुम मजाक कर रहे हो। मुझे लगता है, हैरी, मैं उससे प्यार करता हूँ, रॉन ने घुटी हुई आवाज में कहा। ठीक है, हैरी ने रॉन के पास आते हुए कहा।
ताकि उसकी चमकती हुई आंखों और पीले चेहरे को अच्छी तरह देख ले। ठीक है, सीधे चेहरे से ये बात दोबारा तो कहो। मैं उससे प्यार करता हूँ, रॉन ने तेजी से दोहराया। क्या तुमने उसके बाल देखे हैं? वे कितने काले, चमकीले और रेशमी हैं। और उसकी आंखें, उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, और उसकी... ये सचमुच मजेदार है, हैरी ने अधीरता से कहा। लेकिन मजाक खत्म हो गया है, ठीक है, अब इसे छोड़ दो। वह चलने के लिए मुड़ा। अभी वह दरवाजे तक 2 कदम ही गया था कि तभी उसके दाहिने कान पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। लड़खड़ाते हुए वह देखने के लिए मुड़ा। रॉन की मुट्ठी तनी हुई थी, उसका चेहरा गुस्से से भिजा हुआ था और वह उसे दोबारा मुक्का मारने वाला था। हैरी ने तत्काल प्रतिक्रिया की। उसने अपनी छड़ी जेब से बाहर निकाली और बिना सोचे समझे मन में आया पहला मंत्र बोल दिया। आकाशगामी, रॉन चिल्लाया। जब उसके पैर एक बार फिर ऊपर की तरफ हो गए, वह हवा में उल्टा लटक गया और उसके दुशाले नीचे की तरफ हो गए। हैरी गरजा, तुमने मुझे क्यों मारा? तुमने उसका अपमान किया था हैरी, तुमने कहा था कि ये मजाक है, रॉन चिल्लाया, जिसका चेहरा धीरे धीरे बैंगनी हो रहा था क्योंकि उसके शरीर का सारा खून उसके सिर में आ रहा था। ये पागलपन है, हैरी ने कहा। तुम्हें हो क्या गया? तभी उसने रॉन के पलंग पर खुले पड़े बॉक्स को देखा और तेजी से दौड़कर आते दैत्य की तरह सच्चाई उससे टकरा गई। तुम्हें चॉकलेट कढ़ाइयाँ कहाँ मिली? बर्थडे के तोहफे में मिली थी, रॉन चिल्लाया और आजाद होने की कोशिश में हवा में धीरे से घूमा। याद है, मैंने तुम्हें भी एक देने की कोशिश की थी। तुमने उन्हें जमीन से उठाया था, है ना? वे मेरे पलंग से गिर गई थी। ठीक है, अब मुझे नीचे उतारो। वे तुम्हारे पलंग से नहीं गिरी थी, मूर्ख कहीं के। क्या तुम ये बात नहीं समझ पाए हो? वे मेरी हैं। जब मैं नक्शा खोज रहा था तो मैंने उन्हें अपने संदूक से बाहर निकाल फेंका था। ये चॉकलेट कढ़ाइयाँ मुझे रोमेल्डा ने क्रिसमस से पहले दी थी और उनमें प्रेम काढ़ा भरा है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही शब्द रॉन के दिमाग में घुस पाया। रोमेल्डा, उसने दोहराया। क्या तुमने रोमेल्डा का नाम लिया? हैरी, क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम उससे मेरा परिचय करवा सकते हो? हैरी ने लटके हुए रॉन को देखा, जो उसे बड़ी उम्मीद से देख रहा था। हैरी का हंसने का बहुत मन हुआ, पर उसने जैसे तैसे अपनी हंसी रोकी। उसका एक हिस्सा, जो उसके दुख रहे दाहिने कान के सबसे करीब था, ये चाहता था कि वह रॉन को नीचे उतार ले और तमाशा करने दे, जब तक कि काढ़े का असर खत्म ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वे दोस्त थे। रॉन ने जब उस पर हमला किया था तो वह पूरे होशो हवास में नहीं था। हैरी ने सोचा कि अगर रॉन ने रोमेल्डा वेन के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो हैरी एक और मुक्के का हकदार होगा। हाँ, मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा, हैरी ने तेजी से सोचते हुए कहा। मैं इस समय तुम्हें नीचे ले चलता हूँ, ठीक है? उसने रॉन को फर्श पर थोड़ी ज्यादा तेजी से नीचे गिराया। उसका कान बहुत दुख रहा था। लेकिन रॉन मुस्कुराते हुए दोबारा उठकर खड़ा हो गया। वह स्लगहॉर्न के ऑफिस में होगी, हैरी ने विश्वासपूर्वक कहा और दरवाजे तक गया। वह वहां क्यों होगी? रॉन ने चिंता से पूछा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। ओह, वह काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई कर रही है, हैरी ने तत्काल सोचते हुए झूठ बोल दिया। रॉन उत्साह से बोला, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या मैं भी उसके साथ अतिरिक्त पढ़ाई कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया विचार है, हैरी ने कहा। लेवेंडर तस्वीर के छेद के पास इंतजार कर रही थी। हैरी ने इस जटिल स्थिति का तो अनुमान ही नहीं लगाया था। तुम्हें देर हो गई वॉन वॉन, उसने कहा। मेरे पास तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। मुझे अकेला छोड़ दो, रॉन ने अधीरता से कहा। हैरी रोमेल्डा वेन से मेरा परिचय करवाने जा रहा है। इसके बाद लेवेंडर से एक शब्द कहे बिना रॉन तस्वीर के छेद से बाहर निकल गया। हैरी ने लेवेंडर की तरफ अफसोस से देखने की कोशिश की, लेकिन शायद लेवेंडर को उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखी होगी, क्योंकि जब मोटी औरत की तस्वीर झूलकर बंद हुई तो वह पहले से ज्यादा नाराज दिख रही थी। हैरी को थोड़ी चिंता हुई कि स्लगहॉर्न कहीं नाश्ता तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पहली दस्तक पर ही उन्होंने अपने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। वे मखमल का हरा ड्रेसिंग गाउन पहने थे और उन्होंने उसी रंग की नाइट कैप भी लगा रखी थी। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली दिख रही थी। हैरी, वे बुदबुदाए, इतनी सुबह? मैं शनिवार को आमतौर पर देर तक सोता हूँ। प्रोफेसर, आपको परेशान करने के लिए सचमुच माफी चाहता हूँ, हैरी ने बहुत धीरे से कहा, जब रॉन पंजों के बल स्लगहॉर्न के कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे दोस्त रॉन ने गलती से प्रेम काढ़े वाली चॉकलेट खा ली है। आप उसे उसका विषहर दे दें। मैं उसे मैडम प्रॉम्फ्री के पास ले जा सकता था, लेकिन वीजली जादूगरी दुकान के सामानों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और आप जानते ही हैं, अजीब सवाल पूछे जा सकते हैं, स्लगहॉर्न ने कहा। मुझे तो लगता है तुम खुद ही उसे तत्काल विषहर देकर ठीक कर सकते थे।
तुम काढ़ा बनाने में इतने निपुण जो हो। और हैरी ने कहा, जिसका ध्यान थोड़ा भटक गया था क्योंकि रॉन अब उसकी पसलियों में कोहनी मारकर अंदर चलने का इशारा कर रहा था। देखिए, मैंने आज तक प्रेम काढ़े का तोड़ नहीं बनाया है सर, और जब तक मैं इसे सही तरीके से बना पाऊंगा तब तक रॉन कहीं कोई गंभीर गलती ना कर बैठे। रॉन ने उसी समय धीरे से कहा, हैरी, वह मुझे नहीं दिख रही है। क्या उन्होंने इसे छिपा कर रखा है? क्या ये काढ़ा नया है? स्लगहॉर्न ने कहा, जो अब रॉन को व्यावसायिक दिलचस्पी से देख रहे थे। वे जितनी ज्यादा देर तक रखे रहते हैं उनकी शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। इससे बहुत कुछ समझ में आता है, हैरी ने हाँफते हुए कहा, जो अब रॉन के साथ लगभग कुश्ती लड़ रहा था ताकि वह स्लगहॉर्न को हटाकर कमरे में ना घुस जाए। उसने विनती करते हुए कहा, प्रोफेसर, आज इसका जन्मदिन है। ओह ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, स्लगहॉर्न ने पिघलते हुए कहा। मेरे बैग में वह विषहर है, ज्यादा मुश्किल काढ़ा नहीं है। रॉन दरवाजे से होकर धड़धड़ाता हुआ स्लगहॉर्न की काफी गर्म स्टडी में घुस गया। वह एक सजे हुए स्टूल से टकरा कर लड़खड़ा गया। उसने हैरी की गर्दन में हाथ डालकर अपना संतुलन संभाला और बुदबुदाया, उसने तो ये नहीं देखा होगा, है ना? हैरी बोला, वह अब तक यहाँ नहीं आई है। उधर स्लगहॉर्न काढ़े का किट खोल चुके थे। उन्होंने कांची एक छोटी शीशी में चुटकी भर ये सामान और चुटकी भर वह सामान डाला। ये अच्छा हुआ, रॉन ने जोश से कहा। मैं कैसा दिख रहा हूँ? बहुत ही आकर्षक, स्लगहॉर्न ने सहजता से कहा और रॉन को साफ द्रव्य से भरा एक ग्लास थमा दिया। अब इसे पी जाओ, ये घबराहट दूर करने का टॉनिक है। जब वह आएगी तो तुम शांत रहोगे, समझे? बहुत बढ़िया, रॉन ने उत्साह से कहा और आवाज करते हुए काढ़ा गटक लिया। हैरी और स्लगहॉर्न उसे देखते रहे। एक पल के लिए रॉन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर बहुत धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट कम हो गई और ओझल हो गई। इसके बजाय अब उसके चेहरे पर बहुत ही दहशत भरा भाव दिख रहा था। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब सामान्य हो गए? स्लगहॉर्न हंसे और हैरी ने आगे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, स्लगहॉर्न ने कहा, जब रॉन ध्वस्त दिखता हुआ पास वाली कुर्सी पर लुढ़क गया। वह निढाल दिख रहा था। उसे थोड़ी ताकत की जरूरत है, स्लगहॉर्न ने आगे कहा, जो अब उस टेबल की तरफ जा रहे थे जिस पर शराब की बहुत सी बोतलें रखी थी। मेरे पास बटर बियर है, मेरे पास शराब है, मेरे पास इस पुरानी शराब की आखिरी बोतल भी है। मैं इसे डंबलडोर को क्रिसमस पर तोहफे में देना चाहता था। ठीक है, उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा। खैर, जो चीज उन्हें मिली ही नहीं उन्हें उसका अफसोस भी नहीं होगा। हम इसे खोलकर मिस्टर वीजली का जन्मदिन मना लेते हैं। निराश प्रेम की वेदना को दूर भगाने के लिए बेहतरीन शराब से अच्छा कुछ नहीं है। स्लगहॉर्न एक बार फिर हंसे और हैरी भी हंसने लगा। सच्ची याद को निकलवाने की असफल कोशिश के बाद वह पहली बार स्लगहॉर्न के साथ अकेला था। अगर वह स्लगहॉर्न को अच्छे मूड में रखे, अगर वे पुरानी शराब पीने के बाद पिघल जाएं। ये लो, स्लगहॉर्न ने हैरी और रॉन को शराब का एक एक ग्लास थमाते हुए अपना ग्लास उठाया। अच्छा, रैल्फ, हैप्पी बर्थडे। रॉन, हैरी ने फुसफुसा कर कहा, लेकिन रॉन तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। वह शराब का पहला घूंट पी चुका था। एक पल में ही, जो दिल धड़कने जितना समय था, हैरी को एहसास हो गया कि कोई भयंकर चीज हो गई थी। हालांकि स्लगहॉर्न को कुछ भी नहीं लग रहा था। और तुम्हारे ऐसे बहुत सारे जन्मदिन। रॉन, रॉन के हाथ का ग्लास नीचे गिर गया। वह अपनी कुर्सी से आधा उठा और फिर लुढ़क गया। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसकी आंखें बाहर निकली जा रही थी। प्रोफेसर, हैरी गरजा, कुछ कीजिए। लेकिन स्लगहॉर्न को तो जैसे सदमे से लकवा मार गया था। रॉन छटपटा रहा था और उसका दम घुटा जा रहा था। उसकी चमड़ी नीली पड़ रही थी। क्या? लेकिन, स्लगहॉर्न ने कहा। हैरी ने छलांग लगाकर एक नीची टेबल पार की और स्लगहॉर्न के कारों की खुली हुई किट की तरफ भागे। उसने कुछ जार और पाउच बाहर निकाले, जबकि रॉन की दम घुटी सांस की भयंकर आवाज ये कमरे में भरने लगी। फिर उसे वह मिल गया, वह सिकुड़ा हुआ किडनी जैसा पत्थर जो स्लगहॉर्न ने काढ़ी की क्लास में उससे लिया था। वह तेजी से धड़धड़ाता हुआ रॉन के पास आया और उसने उसका जबड़ा खोलकर उस बेजुआ को उसके मुंह में ठूस दिया। रॉन कांपा, उसने तेजी से आह भरी और फिर वह अचेत हो गया।